नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे बात 2021 के नवंबर में जो एग्जाम हुआ था टेट का, उसके कुछ क्वेश्चंस। चलिए फिर देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। परमाणु परीक्षण विरोधी अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है। तो पहली बात तो देखिए, ये कब किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये बनाया जाता है यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूएनओ इसको बनाता है। ठीक, ये बनाया गया था, स्टार्ट किया था 29 अगस्त 2010 को। ठीक है ना, पहली बार 2010 में बनाया गया था और 29 अगस्त को मनाया जाता है ये। ठीक है, कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट इज द फेमस सिटी दार्जिलिंग लोकेटेड। दार्जिलिंग शहर जो है वो किससे संबंधित है। तो देखिए, दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, भारत के पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का एक हिली एरिया है जो कि चाय के लिए भी फेमस है। और ध्यान रहे, दार्जिलिंग जो पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था भारत का, वो ब्रिटिश इंडिया में था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में। अब इसकी स्थापना की गई थी 1898 में। ठीक है ना, भारत का जो एक्चुअली देखा जाए कि पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या कौन सा था, तो वो था दार्जिलिंग में लोकेटेड, लेकिन वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। तो हम इस क्वेश्चन को इसलिए से पढ़ते हैं कि भाई भारत का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, मतलब भारत ने अपने खर्चे पे बनाया, इंडियंस ने बनाया, तो वो है शिव समुद्रम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है ना, कहां पे, कर्नाटक के अंदर है वो। ठीक, बाकी वैसे ब्रिटिश राज में तो ये सबसे पहला जो था बनाया गया था। तो दार्जिलिंग कहां पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द करंट होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान गृह सचिव जो हैं वो कौन है। क्लियर। तो प्रेजेंट समय की अगर हम बात करें तो अजय, इसके अकॉर्डिंग आंसर जो था वो था अजय कुमार भल्ला। ठीक, होम सेक्रेटरी की बात हो रही है यहां पे। ठीक है ना, अभी 2025 में अगर हम बात करें, 2025 में, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन पेपर जो है कब का है, तो ये है 21 का, 2021 का। अभी कौन है, तो गोविंद मोहन है। गोविंद मोहन प्रेजेंट समय में कौन है, तो गोविंद मोहन है। तो ये याद रखना आपने, होम सेक्रेटरी 2025 में कौन है, गोविंद मोहन है। अच्छा, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, तो राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह जो है कौन है, डिफेंस सेक्रेटरी हैं। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं। ठीक है, एक्सटर्नल बोले हम, एक्सटर्नल अफेयर के, तो विक्रम मिस्री। ठीक है, विक्रम मिस्री जो है ये हैं आपके फॉरेन सेक्रेटरी बोल सकते हो आप, फॉरेन उसके। ठीक है ना, और फाइनेंस के कौन है, तो अरविंद चावला। ठीक है, अरविंद चावला फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। क्लियर। तो प्रेजेंट समय में होम सेक्रेटरी कौन है, गोविंद मोहन है। डिफेंस के कौन है, राजेश कुमार सिंह है। ये 2025 के आंकड़े हैं, तो ये ध्यान रखना आपने। विक्रम मिस्री जो हैं ये फॉरेन मिनिस्ट्री के हैं, और अरविंद चावला जो हैं ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, व्हाट इज मिशन इंद्रधनुष रिलेटेड टू, या फिर इंद्रधनुष जो है वो किससे संबंधित है। देखिए, हमने पहले भी बात की थी, तो ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। ठीक है ना, वैक्सीनेशन, राइट, कि जो बच्चों को कौन कौन सी वैक्सीनेशन जो है कितने एज लिमिट के अंदर जो है लग जानी चाहिए, उसके ऊपर ये प्रोग्राम था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा हरित अधिकरण, देखिए नेशनल एनजीटी बहुत फेमस है ये। ठीक, तो इसका पेपर में हमेशा ही एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, कब बनी थी, 2010 में इसको बनाया गया था। एनजीटी को कब बनाया गया, 2010 में बनाया गया था। अच्छा, हमने फॉलो किससे किया था, तो ये हमने, जैसे कि अगर हम बात करें, इंडिया जो है वर्ल्ड का तीसरा देश है जिसने ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक स्पेशल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट की भलाई के लिए जो है ये बनाया था। ठीक है, सबसे पहले कौन था बनाने वाला, तो सबसे पहला था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, न्यूजीलैंड,
ये दो थे सबसे पहले जो है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और इंडिया जो है थर्ड कंट्री बना था जिसने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या एनवायरमेंट के लिए जो है ये बनाया था। और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, उसके अंदर आता है ये। इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है, तो ध्यान रखना है, ग्रीन ट्रिब्यूनल की 2010 में बना हुआ है ये, राइट। चलिए जी, अच्छा हेडक्वार्टर कहां है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी। तो हेडक्वार्टर है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लोनार लेक लोकेटेड। लोनार झील जो है भारत के किस राज्य में है? तो देखिए लोनार झील जो है कहां मिलेगी आपको, महाराष्ट्र के अंदर मिलेगी, ठीक, महाराष्ट्र में। लोनार जो है एक क्रेटर लेक है, ये क्रेटर लेक, ठीक। क्रेटर लेक होती है दो टाइप की, एक होती है वॉल्केनिक क्रेटर, जो वॉल्केनो के चारों तरफ जो उसका वेंट होता है उसके चारों तरफ जब वो बंद हो जाएगा, पानी जमा हो जाता है, तो वो वॉल्केनिक क्रेटर बन जाती है, ठीक है। ये है मीटेरॉइड की, मतलब जब एस्टेरॉइड्स या मीटेरॉइड्स मतलब उल्का पिंड अंतरिक्ष से गिरते हैं धरती के ऊपर, धरती में गड्ढा बन जाता है, वहां पे कल को पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम क्रेटर बोलते हैं। तो भारत में जो क्रेटर लेक है लोनार, ये महाराष्ट्र में पड़ती है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। अच्छा, कुछ अगर हम इंपॉर्टेंट झीलों के बारे में अब देखें अभी, तो मैप के थ्रू करते हैं। चलिए फिर साउथ इंडिया में दो तीन हम झीलों के बारे में बात कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट जो रहेंगी। भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो है चिल्का, ठीक है, चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी लगून झील है। अब जितनी भी लगून झीलें हैं वो समुद्र के किनारे होती हैं, क्योंकि समुद्र का पानी जब लहरों से इकट्ठा होके यहां इकट्ठा हो गया, धरती के पास यहां पर इकट्ठा हो गया मान लो, और बाद में एक पतली सी जो है भूभाग जो है नीचे बाउंड्री बन जाती है, उसको फिर हम क्या बोलते हैं, लगून लेक बोलते हैं, लगून लेक, ठीक। तो लगून लेक चिल्का है, एक यहां पर है वेरी इंपॉर्टेंट पुलिकट झील। पुलिकट झील दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लगून लेक है, ये याद रखना है, और ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील, वेम्बनाड केरल में मिलेगी, वेम्बनाड झील केरला में मिलती है, वेम्बनाड झील। लोनार झील जो हमने देखा वो कहां है, महाराष्ट्र में है। अच्छा, एक झील है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है कोलेरू झील। कोलेरू झील दो नदी तंत्रों के बीच में आती है, मान लीजिए एक ये नदी है, इसका नाम है गोदावरी, और एक ये नदी है कृष्णा। अब इन्हों दोनों डेल्टाओं के बीच में एक नदी, एक झील है ये। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो नदी डेल्टाओं के बीच में कौन सी झील है, तो कोलेरू झील है। कहां पड़ती है भाई, आंध्र प्रदेश में पड़ती है, राइट। तो ये हो गया हमारे लिए वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील, चिल्का भारत की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपने। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है ना, सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची झील देवताल उत्तराखंड में मिलेगी। इसकी हाइट चुलामू से भी ज्यादा है। पहले चुलामू को बोलते थे जो सिक्किम में है, चुलामू, ठीक है ना, लेकिन अब जो है देवताल सबसे ऊंची झील है भारत की। सबसे गहरी झील जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी, इसका नाम है मानसबल झील, भारत की सबसे गहरी झील है, डीपेस्ट है। और सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक तो वुलर झील जो है सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ठीक है ना। तो ये याद रखना आपने, वुलर झील, मानसबल सबसे गहरी झील है, देवताल सबसे ऊंची झील है। सबसे लंबी कौन सी है, तो हमने देखा वेम्बनाड केरला में। सबसे बड़ी कौन सी है, हमने देखा चिल्का झील प्राकृतिक। अगर हम मानव निर्मित की अगर हम बात करें तो मानव निर्मित झील सबसे बड़ी जो है इसका नाम है ये रिहंद बांध बनने के कारण जो है ये बनी है सोन नदी पे, या फिर सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पे बनाई गई है ये। इसका नाम वल्लभ पंत सागर है, सरदार वल्लभ, सॉरी गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है,
ये जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये सबसे बड़ी कृत्रिम मैन मेड झील है। तो ये याद रखना ना, मैन मेड लेक है। अच्छा, भारत की सबसे मोस्ट सलाइन वाटर कौन सी है, मतलब सबसे खारी झील कौन सी है? तो राजस्थान की सांभर झील सबसे खारी झील है। सबसे बड़ी नहीं बोला जाएगा, बड़ी पूछी जाए तो एरिया की बात हो रही है, तो वो कौन सी है? चिल्का है। यहां पे बात हो रही है सबसे ज्यादा खारी कौन सी है, नमक किसमें सबसे ज्यादा है, तो वो मिलेगा आपको सांभर के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक झील है लोकटक, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है इसका भी, हिमाचल प्रदेश की एग्जाम है, बहुत बार पूछा जाता है लोकटक कि लोकटक क्या है। कमीशन में भी देखने को मिलता है ये, मतलब आपके जेओई में भी बहुत बार आया हुआ है कि लोकटक क्या है। भाई लोकटक जो है झील है जो कि मणिपुर में मिलती है। कहां पे? मणिपुर में। अच्छा, क्यों फेमस है? क्योंकि ये झील जो है, इस झील के अंदर तैरते हुए टापुओं का एक बहुत सारे, मतलब इस तरह से लैंड मिलता है जो तैरते हुए टापू हैं, है ना, फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं। इन्हीं को ही वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क भी बोला गया है। कौन सा वाला? फ्लोटिंग नेशनल पार्क। कौन सा है? इसका नाम है कैबुल लामजाओ। ठीक है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां है? मणिपुर के अंदर है, लोकटक झील के ऊपर है ये। ठीक है ना, तैरते हुए टापू, वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग देखने को आपको मिलेगा। क्लियर? तो आई होप झीलें आपको क्लियर होगी। कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस कर ली हैं। चलिए जी, तो फिर नेक्स्ट कहां है? ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय व्हाट नेम इज द रिवर गंगा कॉल्ड इन बांग्लादेश? रिवर गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो भाई हम क्या बोलते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए, इसको भी मैप के थ्रू ही करेंगे हम। अगर मैप के थ्रू हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपके और बन जाएंगे कि अलग अलग किन और नामों से जो है अलग नदियों को, रिवर्स को हम जानते हैं। चलिए गंगा की बात करें हम, तो पहले तो उत्तराखंड से निकल रही है, यहां से चलती हुई एक तो निकल गई इस तरफ को, मतलब कलकत्ता, है ना, और दूसरा इसका एक पार्ट जो है बांग्लादेश चला जाता है। यहां इसको बोला गया गंगा नदी। ठीक है, जैसे ही ये एंटर करती है कहां से? फरक्का नामक एक स्थान है जहां से ये पश्चिम बंगाल में, जहां से ये कहां जाती है? बांग्लादेश चली जाती है। वहां पे इसको बोलते हैं हम पद्मा। ठीक, ये तो हो गया पद्मा। अब देखिए ऊपर से आ गई हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है ना, इस तरह से आ गई ब्रह्मपुत्रा नदी, ये दोनों मिल गए। ठीक है। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं, सांगपो। देखिए अब कहीं बोलते हैं भाई यारलुंग भी लिखा होता है, भाई यारलुंग तो उसकी एक सहायक नदी है। ठीक है ना, हालांकि कंप्लीट तौर पे इसको यारलुंग सांगपो बोलते हैं, यारलुंग सांगपो, पर यारलुंग जो है इसकी एक सहायक नदी है, तिब्बत में मिलेगी आपको। तो यारलुंग सांगपो जो है वो भारत में फिर एंटर करेगी अरुणाचल प्रदेश में, जहां पे इसका नाम दिहांग है। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना है, दिहांग है। मेन इसका एक्चुअल नेम जो है वो कहां पड़ता है? वो असम में पड़ता है। ठीक है, भाई असम से जब इसने एंटर कर लिया आगे को यहां पे, तो उसको जमुना बोलेंगे, जमुना। ठीक है, जमुना बन गई कहां? बांग्लादेश में। किसको? ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, गंगा को पद्मा बोलते हैं। आगे इन दोनों का नाम पद्मा ही रहता है नीचे तक, यहां जैसे अगर हम बोलें पद्मा ही रहेगा। फिर इसमें एक नदी निकलती है बराक नदी। बराक नदी जब इसमें आएगी, गिरती है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मणिपुर से निकलती है ये नदी, बराक नदी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये सभी नदियां, ये जो सारी नदियां हैं, बाद में बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है? तो ये मेघना के नाम से गिरती हैं। ठीक है ना, मेघना के नाम से ये सारी नदियां कहां गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या बोलते हैं? यारलुंग सांगपो। जैसे ही वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर हुई, दिहांग पड़ गया। ब्रह्मपुत्र इसको असम में बोला गया, बांग्लादेश चली गई, वहां पे इसको जमुना बोला गया। गंगा तो गंगा ही है, बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं। पद्मा और जमुना आपस में मिलती हैं। ठीक है, उसके आगे एक नदी आती है बराक, बस उसके बाद इसका नाम फिर मेघना पड़ जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट है थोड़ा सा, तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही बेसिक है। ठीक, और रिपीटेडली पेपर में जो है ये पूछा जाता है, तो ये याद रखना आपने। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो पद्मा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज द
तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। तीस्ता, अब देखो जो अभी मैंने मैप में निकाला था, ब्रह्मपुत्र की बात हो रही थी, ये ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। तीस्ता नदी जो है ये सिक्किम में है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक। तो सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी और ये बांग्लादेश में जाके वहां पे गिरती है। तीस्ता नदी जो है सिक्किम की मेन रिवर है, जहां से मेन पानी जो है प्रोवाइड होता है। दूसरी बात, तीस्ता, रंगीत और रैंगपो ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। और त्रिवेणी में तीनों मिलती हैं आपस में, ठीक है। जिस स्थान पे ये ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं बांग्लादेश के अंदर, वहीं पे इसका नाम जमुना पड़ जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का नाम वहीं से आगे जमुना पड़ता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना आपने। तीस्ता कहां है? सिक्किम में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच सॉइल हैज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। देखो ये लिटरली बहुत ही बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। एलुवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी जो है, हमने पहले भी बात की है कि 43.71% भाग में जो है आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। फिर उसके बाद आती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी तकरीबन 18.6% भाग में मिलती है और काली मिट्टी जो है 15% भाग में भारत में देखने को मिलेगी, ठीक है। काली मिट्टी जो है कॉटन के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि इसको रेगूर मृदा बोलते हैं और ये बेसाल्ट के टूटने से बनती है। बस ये क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। देखो ये क्वेश्चन आ गया है, तो मैंने आपको पहले ही बोला, शिव समुद्रम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन कर्नाटका इन कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी में ये रहेगा, तो ठीक, तो ये याद रखना है। कब बनाया गया था ये? 1902 में बना था ये, भारत का पहला। भारत ने अपने खर्चे पे बनाया था, इंडियंस ने बनाया था, इसीलिए ये फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज कंप्लीटली बैंड डिफॉरेस्टेशन। अब ये देखो कौन सा देश है जिसने कंप्लीट तौर पे जो है ये बंद करके रखा हुआ है, मतलब जंगलों को काटना बिल्कुल बंद है। तो ये है नॉर्वे, ठीक है ना। नॉर्वे जो है उसने अपने सारे के सारे जंगलों को मतलब काटना तो बिल्कुल बैन करके रखा हुआ है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा 101 101 और रंजीर दक्कन आर द वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। ये किससे रिलेटेड है, ये किससे संबंधित है? तो भाई ये मक्की से रिलेटेड है, मेज, जिसको हम छल्ली भी बोल देते हैं, मक्की बोलते हैं, भुट्टा बोल देते हैं, जो भी है ना, तो मेज से संबंधित ये एक वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णा इज द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। पूर्णा जो है किसकी सहायक नदी है? देखिए गिरना, पूर्णा ये सब ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं, क्लियर। ताप्ती नदी की सहायक नदियां आती हैं, गिरना, पूर्णा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विजयनगर रूलर कृष्ण देव राय वाज अ कंटेम्पररी ऑफ हुम। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जेओए और आपके क्लैरिकल में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य जो है उसका एक राजा था, कौन? कृष्ण देव राय। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग था ये उस समय, ठीक है। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग इन द इन हिज पीरियड। ये 1500 के आसपास की बात है ये, ठीक है, क्योंकि तालीकोटा का युद्ध भी देखने को मिला होगा आपको बाद में वहां पे। विजयनगर साम्राज्य में जो ये था, ये बाबर का समकालीन है, ठीक है ना। जब बाबर भारत आया था उस समय विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहला वंश कौन था भाई? तो संगम वंश, संगम वंश जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी, ठीक है, हरिहर और बुक्का। देखो ये हम पढ़े हैं बहुत बार। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? हम्पी। हम्पी कर्नाटक में है, कर्नाटका में हम्पी की गुफाएं जो हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती है ये। देखो संगम वंश आया, उसके बाद आया सालुव, है ना, सालुव वंश, जिसमें एक राजा आया था नरसिंह, नरसिंह सालुव, ठीक है। सालुव के बाद आएगा तुल्लुव, तुल्लुव वंश। और तुल्लुव वंश में कौन था? वीर नरसिंह संस्थापक, वीर नरसिंह, ठीक है। तो ये 1200 से लेकर 1500 तक की अगर हम बात करें तो वहां पे है। अच्छा, कृष्णदेवराय किस वंश से रिलेट करता था भाई? तो वो तुल्लुव वंश का राजा था, ये ध्यान रखना है। कृष्णदेवराय जो है तुल्लुव वंश का था। अच्छा, तुल्लुव के बाद भी एक और आया है, अराविडु, अराविडु वंश एक और लास्ट में था, वो ये अंतिम है ये विजयनगर साम्राज्य के अंदर, अराविडु वंश। तुल्लुव वंश का था ये विजयनगर साम्राज्य में,
ठीक है। अच्छा, तो ये आपने याद रखना। अच्छा, इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ है जिसको हम राक्षस तमंडी युद्ध बोलते हैं, ठीक है, राक्षस तमंडी युद्ध बोला जाता है। साथ में इसको तालीकोटा का युद्ध भी बोलते हैं, तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं। ये कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 1565 में हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था आपका सदाशिव राय, ठीक है, एक राजा थे सदाशिव राय, सदाशिव राय, ठीक है, वर्सेस, अब एक राजा हो तब तो बोले बहुत सारे साम्राज्य, अगर बोले हम कौन, तो बहमनी संघ जो था, बहमनी साम्राज्य, तो बहमनी साम्राज्य के अंदर बहुत सारे थे आपके, क्या कहते हैं, बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकोंडा था, है ना, बहुत सारे राजाओं के साथ बीच में ये लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो ये इस तरह से ये याद रखना है, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ है। किसके बीच में, सदाशिव राय और बहमनी साम्राज्य के बीच में ये युद्ध हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली राजा था, तुलु वंश का, बाबर का समकालीन था, तो वो भी आपने याद रखना है, ठीक है। तेनाली रमन, आपने नाम सुना होगा, तेनाली रमन जो था वो विजय इसी क्या कहते हैं, कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में ही था। तेनाली रमन जो है वो अष्ट दिग्गज, अब देखो अष्ट प्रधान हमने पढ़ लिया, एक आता है अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज किसके टाइम पीरियड में थे, तो भाई इसके टाइम पीरियड में थे, कृष्ण देव राय के टाइम में अष्ट दिग्गज, जिसमें से एक कौन था, तेलानी रामन, ठीक है। देखो नवरत्न हो गए किस किस के टाइम में, एक तो होगा विक्रमादित्य जिसको हम हम क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते हैं, ठीक है। एक हो गया अकबर, अकबर के टाइम में नवरत्न थे, वहां पे नवरत्न थे। अष्ट प्रधान कहां थे, तो अष्ट प्रधान थे शिवाजी के टाइम में, और अष्ट दिग्गज किसके टाइम में थे, कृष्ण देव राय के टाइम में। बस ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेयर डिड द फेमस इंडिगो रिबेलियन टेक प्लेस। इंडिगो विद्रोह कहां हुआ था, नील की खेती से रिलेटेड ये प्रॉब्लम थी, तो बंगाल की मतलब बंगाल में हुआ था ये, ठीक है ना। कब हुआ था नील विद्रोह, तो ये हुआ था 1859 में, ठीक है, 1859 में। जैसे ही हमारा भारत का वो विद्रोह खत्म हुआ था 1857 क्रांति, उसके बाद जो है ये रिवॉल्ट चला था। क्यों, किसानों ने किया था, क्योंकि भाई जो नील की खेती है उसकी वजह से भूमि बंजर हो जाती थी, तो ब्रिटिशर्स ने इनको नील की खेती करने में विवश किया हुआ था, और जो मेन अनाज है वो उगाने नहीं दे रहे थे, मैक्सिमम पार्ट में लैंड में यही उगाया जा रहा था, ठीक है ना, नील की उसमें, तो ये विद्रोह किया था फिर उसमें, ठीक है। किस किस ने किया था, तो ये विष्णु और दिगंबर, विष्णु ऐसे नाम है इनका, विष्णु या अणु लगा दीजिए, विष्णु और दिगंबर विश्वास, ठीक है, दोनों ही विश्वास है ये, ठीक है, विश्वास इस तरह से, ठीक, उन्होंने ये मतलब मेन जो लीडर थे उसके वो ये रहे हैं, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अशोक मेहता कमिटी वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अशोक मेहता समिति जो है किससे संबंधित रिलेटेड है ये, तो भाई पंचायती राज सिस्टम से ये संबंधित है, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी दूसरी है, पहली कौन थी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता, कब आई थी, 1957 में आई थी, ठीक है ना। अशोक मेहता दूसरी है, ठीक, कब आई थी ये आई है 1977 के अंदर। उसके बाद GVR राव, ठीक है, GVR राव कमेटी आती है आपकी तकरीबन 1985 के आसपास, ठीक है। ये सारी की सारी जो हैं हम पंचायती राज से संबंधित जो हैं ये हैं, ठीक है। LM सिंघवी कमेटी है, ठीक, फिर उसके बाद थुंगल है, थुंगल कमेटी, और लास्ट आती है गॉडगिल, ठीक है, गॉडगिल कमेटी जो है जो 88 में आई थी, ठीक है ना, 1988 में ध्यान रखना है, गॉडगिल अंतिम थी, पहली बलवंत राय मेहता कमेटी थी जो पंचायती राज सिस्टम को रिलेटेड है उससे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द हिंद स्वराज।
हिंद स्वराज जो है कौन थे इसके लेखक? तो भाई महात्मा गांधी ही इसके लेखक भी थे। हिंद स्वराज भी उन्हीं का ही एक राइटिंग था। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गोवा बिकेम द पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया? कब बना हुआ है? तो 1961 में गोवा जो है भारत का पार्ट बन गया था। गोवा, दमन और दीव, ठीक है ना, दमन और दीव, इन सभी को ही हमने यूनियन टेरिटरी बनाया था। गोवा फिर बाद में क्या बन गया? गोवा 1987 में भारत का 25वां स्टेट बना है, 25th स्टेट बनाया गया था 1987 के अंदर है, ठीक है। बाकी उससे पहले क्या था, ये यूटी बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। क्लियर? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू whom does the speaker of लोकसभा submit his address and resignation? लोकसभा का अध्यक्ष अपना अभिभाषण और त्याग पत्र किसको सौंपेगा? तो देखिए, ये स्पीकर जो है प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, उससे नीचे जो होगा। मतलब डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देगा और स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को देगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि दोनों भाई एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन देते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक, इसका मतलब देखिए, सत्यशोधक समाज जो था, ट्रूथ सीकर, मतलब सच्चाई को ढूंढने वाला समाज जो था, ये बनाने की बात हुई थी। ये किसने बनाया है? तो ये ज्योतिबा फूले ने बनाया था। ज्योतिबा फूले ने इसके निर्माण कब किया था? देखिए, तो इसका निर्माण हुआ था पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। कब? तो 1873 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 1873 में, याद रखना है, पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुधीरमन कप जो है, सुधीरमन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ठीक है, किससे संबंधित है ये? तो भाई ये इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा कराया जाने वाला एक मतलब ये है आपका मिक्स्ड टीम जो है इसमें खेलती है, ठीक है ना, बैडमिंटन से रिलेटेड है ये। ठीक, कब शुरू किया गया था? 1989 में शुरू किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है, लीडर न्यूज़पेपर जो है किससे संबंध रखता है भाई? तो लीडर्स जो है ये ट्रिपल एम आपने याद रख देना, मदन मोहन मालवीय जो है, उन्होंने इलाहाबाद में, कहां पे भाई? इलाहाबाद में इन्होंने 1907 के लगभग, मतलब 1909 जब आपका पार्लियामेंटो सुधार भी आया था, तो 1909 में जो है इसकी शुरुआत की थी इस अखबार की, ठीक है। और ये कम से कम 1967 तक चला है, आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रही है। 1967 में फिर ये बंद भी हो चुका है बाद में, ठीक है ना, लीडर्स न्यूज़पेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट? भारत का स्वशासन का जनक किसको बोला जाता है भाई? वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन को बोलते हैं हम। लॉर्ड रिपन को हम, देखो, पंचायती राज सिस्टम को ही स्वशासन कहा जाता है, ठीक है। माना जाता है कि स्वशासन मतलब अपना शासन छोटे लेवल पे, मतलब जो पंचायती राज सिस्टम है, तो ये दिया जाता है इसमें, तो ये ध्यान रखना आपने, लॉर्ड रिपन, ठीक। रिपन को और क्या बोलते हैं? तो भारत का उद्धारक भी बोला जाता है इसको, भारत का उद्धारक, ठीक है, उद्धारक, ठीक है, भारत का उद्धारक भी बोलते हैं। किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था इनको, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको कहा था, लॉर्ड रिपन को, कि ये भारत के उद्धारक भी हैं, साथ में स्वशासन का जनक भी बोलते हैं। अच्छा, सांप्रदायिक चुनाव का पिता किसको कहा जाता है भारत के अंदर? तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। अच्छा, बंगाल टाइगर किसको कहा जाता है? किसने खुद को कहा था? वेलेस्ली ने कहा था, ठीक है। वेलेस्ली ने जो है आपकी क्या कहते हैं उसको, सहायक संधि जो थी वो भी चलाई हुई थी, सहायक संधि, है ना, मतलब इसके मतलब एक राज्य के साथ दोस्ती करनी, दूसरे राज्य के साथ दोस्ती करनी, दोनों की बाउंड्री पे अपनी सेना लगा दी हुई है, ठीक है। अच्छा, सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? पुलिस का जनक किसको कहा जाता है? पुलिस सेवा का, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कॉर्नवालिस को ही साथ में क्या बोलते हैं हम? तो क्या कहते हैं उसे, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट का पिता भी उसको कहा जाता है, उन्होंने लगाया था, राइट। तो ये क्वेश्चन कुछ रिपीटेड हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा गया था? है ना, जिसने भारतीय प्रेस को मुक्तिदाता, तो मेटकॉफ, लॉर्ड मेटकॉफ को कहा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? देखिए, अफ्रीका दूसरे नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे एशिया, फिर अफ्रीका,
फिर आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, है ना, इस तरह से चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बैटल डिड मोहम्मद गौरी डिफीट जयचंद? जयचंद कौन था? देखिए पहली बात हम मोहम्मद गौरी की बात कर लेते हैं। भारत में उसको पहली बार हराने वाला कौन हिंदू शासक था? तो हम पढ़ते हैं भाई 1191 का युद्ध, है ना, एक पढ़ते हैं हम 1192 का युद्ध, जिसको हम क्या कहते हैं, तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, हम ये बोलते हैं। लेकिन पहली बार 87 में या फिर आई थिंक 78 में, हाँ 78 में, 76 में, 76 से 78, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं आ रही अभी, प्लीज आप एक चेक कर लेना। इसको हराने वाला था मूलराज, ठीक है, मूलराज, या फिर उसका नाम था भीम द्वितीय, भीम टू, ठीक है, ये गुजरात का एक राजा था, उसने इसको हराया था सबसे पहले। फिर मोहम्मद गौरी ने 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा, ठीक है, जिसमें वो जीत जाता है। फिर 1192 में फिर जो है वो पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत जाता है, और 92 में फिर हार जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान क्यों हारा? जयचंद उसको धोखा दे देता है, बाद में वो जयचंद को भी धोखा दे देता है, मोहम्मद गौरी उसको भी मार देता है। कहां पे? तो ये कब हुआ था? ये था चंदावुर का युद्ध, ये याद रखना आपने। कहां, कौन सा युद्ध है ये? चंदावुर का युद्ध हुआ है। कब हुआ है चंदावुर का युद्ध? तो 1194 में हुआ है, ये भी याद रखना आपने, 1194 में चंदावुर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री? पहला नागरिक कौन होगा? भाई राष्ट्रपति। दूसरा कौन होगा? उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, रिपीटेड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द फेमस गणगौर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? गणगौर जो है कहां मनाया जाता है? भाई तो राजस्थान में मनाते हैं गणगौर। अच्छा, दो एक बड़े कंफ्यूजिंग टाइप रहते हैं, कुछ लोग कई बार हो जाते हैं उसमें। एक आता है पोंगल और एक होता है ओणम। पोंगल और ओणम दोनों ही क्या है? नई फसल की हार्वेस्टिंग खत्म, मतलब कटाई की उस पर चलती है ये। तो एक होता है तमिलनाडु में पोंगल, ओणम होता है केरला में, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन पेपर आपके हाईकोर्ट क्लैरिकल में भी आया था कि कौन से त्योहार में जो बोट रेसिंग चलती है वो होती है, वो केरला के पेरियार नदी और वेम्बनाड झील में देखने को मिलती है। ओणम के दिन होती है वो बोट रेसिंग गेम जो चलाई जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रूलर बिल्ट द सांची स्तूप? सांची के स्तूप भाई अशोक ने बनाए हैं, मध्य प्रदेश में है सांची स्तूप, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये याद रखना आपने। Who was the first woman president of Indian National Congress? देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट पहली थी। पहली भारतीय कौन थी? सरोजनी नायडू बनाई गई थी फिर बाद में। चलिए जी, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, Who is the first interpreted Ashok's inscription? किसने अशोक के शिलालेखों की पहली बार व्याख्या की थी? देखो दो क्वेश्चन होते हैं, किसने पता लगाया था कि ये किसके हैं? अशोक के हैं, तो वही क्वेश्चन है ये, जेम्स प्रिंसेप्स, है ना, बहुत बार पढ़ा हमने। जेम्स प्रिंसेप जो थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी लिपि को खोजा था कि भाई हाँ ये जो है अशोक के हैं। क्लियर? तो ये वाला आपने याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप। तो आज के लिए हम सिर्फ इतने करेंगे दोस्तों, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।